स्वागत है भाई फिर से सभी बच्चों का। और चलिए फिर से अगली कक्षा, अगला मटेरियल और अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर फिर जैसे कल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ था पिछली क्लास में, और आज आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए बेहतरीन टॉपिक है ये, कोई इसको समझे या समझकर ना समझे ये उसकी अपनी बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हर बड़ी चीज़ का एक बेस होता है। बात समझने की कोशिश करिए, हर एक बड़ी चीज़ का एक बेस होता है, और ये मानकर चलिए कि बिना बेस के कुछ भी नहीं होता है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, बिना बेस का कुछ नहीं होता। उसका आधार जरूर होता है, फाउंडेशन उसकी ज़रूर होती है। और ये बिना फाउंडेशन के हम किसी बड़ी चीज़ को समझने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए इसको आप हल्का मत समझिए। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि हल्का है? मेरा मतलब अपना एक आइडिया है कि जब मतलब बच्चे कम उसको देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि ये उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, और शायद उसको एक मतलब मामूली चीज़ समझ रहे हैं। पर ये समझिए कि बहुत ही विशेष चीज़ है, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन, इस तरह का उसमें जो क्लैरिटी है वो सब जगह नहीं मिल पाती है, कि उसको हम एक एक चीज़ करके उसको बड़ी बारीकी से समझें। सब जगह उपलब्ध भी नहीं होता है, और ज़्यादा कुछ उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस बात को समझ रहे होते हैं। तो इसके बाद जो इनसे रिलेटेड जो रूल्स आएंगे उनको समझने में हमें तभी मदद मिलेगी जब हम इनको बेहतर ढंग से जानते और पहचानते हैं, क्योंकि इनमें कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है, और फिर आगे चल करके हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर हम नहीं अगर समझ पाते हैं तो ये समझिए कि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बेकार चला गया। जब ये नहीं बता पाते हैं कि ओनली यहाँ पर क्या काम कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ठीक है, तो जब ये नहीं समझ पाते हैं कि वहाँ पर किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फिर वो जो हमने पढ़ रखा होता है वो सारा सब कुछ एंड हो जाता है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले क्योंकि मैंने दो प्रोनाउन ले रखे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है, परस्परवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर दो ही प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं, एक ईच अदर होता है और एक वन अनदर होता है। दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे को, एक दूसरे से, एक दूसरे की, कुल मिलाकर एक दूसरे, यानी उसका अर्थ सिर्फ परस्पर होता है। यानी परस्पर का मतलब होता है आपस में। तो यहां सिर्फ दो प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन में सिर्फ एक नियम जुड़ता है कि ये आता है दो के लिए और ये आता है दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए मैं फिर समझा देता हूं। जो ईच अदर होता है वो आता है दो के लिए, जैसे हम लिखा था मोहन एंड राकेश हेल्प ईच अदर, और मोहन, राकेश एंड मुकेश तो आ जाएगा हेल्प वन अनदर, क्योंकि दो से ज़्यादा हो गया। तो जब दो से ज़्यादा हो जाएगा तो वन अनदर, और जब दो के लिए रहेगा तो ईच अदर। ये इसका अपना कॉमन रूल है।
जो कि उसमें इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। तो रेसिप्रोकल का ज़्यादा उसमें है नहीं लॉजिक, कोई कंसेप्ट कुछ खास रहता नहीं है, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में यहीं पर समझाने की कोशिश करी है। और इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये है कि थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो इसके ज़रिए आप वो बच्चा यहाँ पे समझ जाएगा कि इसका इस प्रकार का प्रयोग है रेसिप्रोकल। अब हम लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है ये अनिश्चितता का बोध कराता है। अर्थात इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु निश्चित नहीं होता है, अर्थात किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से अगर ये वास्तव में इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इनके प्रयोग में ये नहीं पता चलता है कि किसको कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि किसी न किसी को जरूर कहा जा रहा है। जैसे हम लिख दें कि समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, मतलब हो गया कि कोई आ रहा है। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, लेकिन ये तो पक्का मालूम है ना कि कोई ना कोई आ रहा है। जैसे हम लिख दें आई सी समवन ओपनिंग द डोर। इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी को दरवाजा खोलते हुए देख रहा हूं या देखता हूं, यानी ये है कि कोई दरवाजा खोल रहा है। तो आई सी ओपनिंग द डोर, आई सी समवन ओपनिंग। अब इससे ये नहीं पता चल रहा है कि दरवाजा खोल कौन रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई खोल रहा है। तो यहाँ पर निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, अनिश्चित संज्ञा का ये बोध कराता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे लिखा है सम आर बॉर्न ग्रेट। सम आर बॉर्न ग्रेट का मतलब कुछ लोग जन्म से महान होते हैं। कुछ लोग जन्म से महान, कौन महान होता है ये निश्चित किसी व्यक्ति को डिनोट नहीं करता, किसी पार्टिकुलर पर्सन की तरफ इंडिकेट नहीं करता। बस ये है कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं। तो जब कुछ लोग जन्म से महान होते हैं तो किसी खास व्यक्ति की तरफ नहीं कहा जा रहा, इसलिए यहां पर संज्ञा अनिश्चित है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, मतलब नन बट कोई नहीं, परंतु बहादुर लोग ही उत्तमता के पात्र होते हैं। बहादुर लोग भी अच्छा है, बहादुर लोग ही अच्छाई के पात्र होते हैं। फेयर माने अच्छा होता है, सुंदर होता है। बहादुर लोग ही सुंदरता के या अच्छे परिणाम के पात्र होते हैं। डिजर्व माने पात्र होना। तो यहाँ तो लिखा हुआ कि द ब्रेव माने बहादुर लोग, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है नन बट, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, या कोई नहीं। अब यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ किसी व्यक्ति को खास नहीं कहा जा रहा है, वो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो ये सम आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, नन आपका। फ्यू वर हर्ट, कुछ घायल हो गए थे, मैनी एस्केप्ड, और कई लोग बच गए थे। तो अब यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति का नाम तो नहीं है ना कि घायल कौन हुआ था और बच कौन गया था, लेकिन ये है कि हाँ कुछ घायल हुए थे और कुछ बच गए थे। तो यहाँ जो फ्यू लिखा है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैनी लिखा है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। निश्चित संज्ञा के लिए ये यहाँ पर प्रयोग नहीं है, लेकिन किसी न किसी संज्ञा की बात जरूर कर रहा है, वो किसी न किसी पर्सन की बात जरूर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन वो है जो किसी न किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो किसी न किसी संज्ञा के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ऐसे कर दिए। अब ये ही कौन है, ये रमेश के लिए ही प्रयुक्त है, तो ये डेफिनिट प्रोनाउन है, अर्थात ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी पर्सन के लिए है, ये भी पर्सन के लिए है, लेकिन यहाँ पर रमेश को ही कहा जा रहा है,
इसलिए एक डेफिनेट की श्रेणी में आ गया। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल किसी तरह से नहीं जाहिर हो रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये किसी तरह भी प्रकट नहीं हो रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए कुछ घायल हो गए थे, कुछ बच गए थे, पर किसी न किसी की बात जरूर हो रही है। तो चूंकि निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद लिखा ओनली राकेश कैन लिव हियर, केवल राकेश यहाँ रह सकता है, अदर्स में गो, दूसरे लोग घर जा सकते हैं। तो अब ये दूसरे यानी अन्य लोग, वो कौन है पता नहीं, रमेश के अलावा और अन्य जो बाकी है वो घर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी संज्ञा के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन ये ओपन नहीं किया गया, किसी विशेष व्यक्ति की यहाँ बात नहीं की गई, जो भी दूसरे लोग हों वो घर जा सकते हैं। ओनली राकेश कैन लिव हियर, यहाँ पर ओनली जगह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओनली एडजेक्टिव भी होता है, ओनली एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ओनली राकेश कैन लिव हियर, केवल राकेश यहाँ रह सकता है, दूसरे जा सकते हैं। तो ये अदर्स आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, हर किसी को। हम किसी खास व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं करते, जो भी हो, मतलब जो भी अपना कर्तव्य समझता है, फर्ज समझता है, तो हर किसी को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। तो किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं है, किसी अनिश्चित व्यक्ति की बात है, कोई भी यहाँ पे हो सकता है, इसलिए आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोबडी वाज देयर टू सेव हिम, यानी उसको बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। हम किसी ये नहीं कि मतलब ही वाज नॉट देयर टू सेव हिम, वो उसको वहाँ बचाने के लिए नहीं था। रमेश वाज नॉट देयर टू सेव हिम, वहाँ बचाने के लिए रमेश नहीं था। किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, कोई नहीं था, कोई भी हो, कोई तो होता, किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर आपका अदर्स इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद है नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। तो नथिंग, अब कोई भी चीज स्थायी नहीं, हम किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज हो, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि कोई भी वस्तु हो, और कोई भी वस्तु का मतलब हम ये कहते हैं कि पेन स्थायी नहीं है, या बुक स्थायी नहीं है, साइकिल स्थायी नहीं है, ये लड़का स्थायी नहीं है, वो आदमी स्थायी नहीं है। किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी खास वस्तु की बात नहीं है, बस कोई भी वस्तु हो सकती है, अर्थात उसका नाम नहीं है। नाम नहीं है मतलब अनिश्चित है, और अनिश्चित है मतलब इंडेफिनिट है। और जब इंडेफिनिट है तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समवन हैज स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, किसी ने चुरा ली है, मुझे पता नहीं है कौन है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति अनिश्चित है, तो जब व्यक्ति अनिश्चित है यहाँ पर तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वी शुड हेल्प ऑल, हमें सबकी मदद करना चाहिए। किसकी मदद करना चाहिए पार्टिकुलरली ये बात स्पष्ट नहीं की गई है, हाँ, लेकिन जो भी मदद का पात्र हो, ऐसे हर किसी की मदद करनी चाहिए जिसको मदद की जरूरत हो। तो ऑल माने सभी की करना चाहिए जो मदद के लायक हो। तो वी शुड हेल्प ऑल, यहाँ पर ऑल आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ से किसी खास व्यक्ति की पहचान नहीं हो रही है, व्यक्ति अनिश्चित है, लेकिन आते सब हैं, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है यहाँ पे, इसलिए अनिश्चित है, नाउन अनिश्चित है। तो अब उस नाउन के लिए ऑल लगा है, तो यह आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं तुम्हें वहां एक दिन लेकर चलूंगा। एक दिन लेकर चलूंगा मतलब किसी दिन लेकर चलूंगा। आई विल टेक यू देयर वन डे मतलब किसी न किसी दिन मैं वहां आपको लेकर चलूंगा, पर किस दिन लेकर चलूंगा ये निश्चित नहीं है, बस किसी दिन लेकर चलूंगा। तो दिन निश्चित है नहीं है, दिन का नाम भी नहीं लिया गया है, बस ये कहा गया है कि किसी दिन लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी आया है इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर लिखा है ही वांट्स समथिंग, वह कुछ चाहता है, कुछ चाहता है, लेकिन नाम नहीं दिया गया किसी वस्तु का कि क्या चाहता है। तो समथिंग आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर लिखा एवरीथिंग चेंजेस इन नेचर, प्रकृति में हर वस्तु बदल जाती है। कौन सी वस्तु बदल जाती है, पार्टिकुलरली नेम नहीं लिया गया। जब नाम नहीं लिया गया तो बेनाम है, बेनाम है मतलब इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये जिन पर मैंने अंडरलाइन किया है, टिक लगाया है, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है।
अब एक बात स्पष्ट कर दी जाती है, ध्यान से देखिए, एवरीबॉडी और समबॉडी, फिर इसके बाद एनीबॉडी, फिर इसके बाद नोबॉडी, फिर एवरीवन, नो वन, एनीवन और समवन। ये जितने भी लिखे हैं ये सभी पर्सन के लिए हैं, मतलब ये जितने लिखे हैं ये सभी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि संज्ञा वस्तु भी होती है, व्यक्ति भी होता है, स्थान भी होता है, तो ये व्यक्तियों के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ये सब जैसे यहाँ एवरीबॉडी करके होता है, समबॉडी करके, एनी है, नो है, एवरी फिर आ गया, नो है, एनी है, सम है, ये इंडेफिनिट, इनमें बॉडी शब्द लगा होता है या वन शब्द लगा होता है, तो ये व्यक्ति के लिए होता है। तो ये सब एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, नो, एवरीवन, नो वन, एनीवन और समवन, ये सब आपका जो दिया हुआ है ये सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और वस्तु के लिए क्या होता है? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। ये जिनमें थिंग शब्द लगा होता है ये वस्तु के लिए होता है। ये वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पर हमको ये आइडिया लेना होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर। ये नहीं है कि मतलब हम करें कि ऑल आर मोर्टल, अगर हमने लिख दिया ऑल आर मोर्टल, मतलब हर कोई नासवान है, ऑल आर मोर्टल, सब कोई नासवान है। अब अगर ये कह दिया गया तो ज्यादातर इसका सेंस जाएगा व्यक्तियों के लिए, ऑल, ठीक। और कह दिया जाए एवरीथिंग इज मोर्टल, हर वस्तु नासवान है, तो वो व्यक्ति फिर ज्यादातर वो वस्तु के लिए चला जाता है। तो इससे फर्क पड़ता है। जैसे कह दिया नो वन इज इमोर्टल, नो वन इज इमोर्टल मतलब कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, तो जब नो वन कहा जाएगा तो वो व्यक्ति के लिए जाएगा। और नथिंग इज इमोर्टल, कोई भी वस्तु अमर नहीं है, अर्थात हर वस्तु को नष्ट होना है, तो वो वस्तु की तरफ चला जाता है। तो थोड़ा सा इसका जो है डिफरेंस मतलब दिमाग में रखा जाता है। बाकी इतना इजी है कि हर कोई समझ जाता है कि बॉडी और वन लगाने से व्यक्ति के लिए हो जाता है और थिंग लगाने से वस्तु के लिए हो जाता है। और ये सभी इंडेफिनिट जो है सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जैसे लिखा हुआ है ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर। तो इनमें से कई आपने यहाँ देखे जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है। जैसे आप ऑल देखते हो, सम देखते हो, बोथ देखते हो, और एनी है, मोस्ट है, एनफ है, फ्यू है, मैनी है, लिटिल है, वन, अदर और अनदर। तो जैसे आपने अभी अदर पढ़ा, फ्यू पढ़ा, मैनी पढ़ा, बोथ हो जाता है, सम हो जाता है, ऑल हो जाता है, ठीक है। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये जितने लिखे हैं इनका प्रयोग सामान्यतया एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में ज़्यादा होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में इस तरह से ज़्यादा होता है, जैसे हमने कह दिया कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी, तो ये तो प्रोनाउन के रूप में रह गया। लेकिन हम कह दिया ऑल द स्टूडेंट्स, अब ये हो गया नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई करता हो गया ऑल, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली सारा दूध पी गई। दूध नाउन है, दूध को क्वालिफाई करता हुआ ऑल है, एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और जैसे हम ये कह दें डोंट डू इट एट ऑल, अब हमने ये लिख दिया डोंट डू इट एट ऑल, कुल मिलाकर इसको मत करो, मतलब कुल मिलाकर इसको मत करो। अब यहां पर जो है आप एट ऑल देख रहे हो, ये आपका एडवर्ब हो गया, मतलब इसको बिल्कुल मत करो। जैसे यहां पर सेंस आ जाएगा कि इसको बिल्कुल मत करो, तो बिल्कुल मत करो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसलिए यहां पर एक चीज और बता देता हूं, चूंकि जो एडजेक्टिव होता है वो दो प्रकार का होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। लेकिन मोस्टली जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी लेवल पर चलता है, इसलिए जब वो एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है तो उसको क्वालिफाई कहते हैं, और जब एडवर्ब किसी की विशेषता बताता है तो उसको मॉडिफाई कहते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज करता हूँ, उसका रीज़न यही है कि एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता हुआ होता है, क्योंकि वो क्वालिटी बेस्ड नहीं होता, वो एक्शन बेस्ड होता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी बेस्ड होता है, वो एक्शन बेस्ड नहीं होता। इसलिए एडजेक्टिव के लिए क्वालिफाई बोलते हैं और एडवर्ब के लिए मॉडिफाई बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मैं कभी क्वालिफाई बोलता हूँ कभी मॉडिफाई बोलता हूँ। तो वही उसका बोलने का रीज़न है कि एडवर्ब हमेशा काम दोनों का एक ही है, क्वालिफाई और मॉडिफाई दोनों का मतलब एक ही है, विशेषता बताना। लेकिन होता ये है कि एडवर्ब के लिए मॉडिफाई बोलते हैं और एडजेक्टिव के लिए क्वालिफाई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हमने लिख दिया कि आई लाइक दिस पेन मोस्ट, मैं ये पेन सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पर ये एडवर्ब है, यहाँ पर ये एडवर्ब है। अब जैसे होता है कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब जिस समय मोस्ट ब्यूटीफुल आप लिखते हो तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब बन गया, यहाँ पर ये एडवर्ब बन गया। जैसे हमने कहते थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं तो मोस्ट एक प्रोनाउन की श्रेणी में भी आ जाता है। तो इस तरह से कई प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कई शब्द इस तरह के भिन्न भिन्न करते हैं। अब जैसे हमने कह दिया बोथ ऑफ देम, अब यहाँ पर ये प्रोनाउन है लेकिन ये भी प्रोनाउन है, लेकिन हमने कहा कि बोथ द ब्रदर्स हमने कहा दोनों भाई, तो ये आपका नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और जैसे हम कह दिया कि ये कह दें कि ही इज बोथ, अब ये प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, और ही इज बोथ ब्रेव एंड करेजियस, या ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ये कह दिया। अब इस तरह से कह दिया तो वह दोनों है, बहादुर और बुद्धिमान, तो ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव, और इन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला ये बन गया आपका एडवर्ब। तो इस तरह से ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना कि सम ऑफ देम, जैसे बोथ ऑफ देम, जैसे हो जाए सम ऑफ देम, ठीक है ना। और जैसे आई हैव सम मनी, ये एडजेक्टिव हो गया, सम ऑफ देम प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो सम आपका जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन तो होता ही है, फिर इसके बाद वो एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो ऐसे इन शब्दों के कई, लेकिन ये कहा गया है इस तरह से, जैसे फ्यू है एडजेक्टिव आप नंबर में आता है, लिटिल जैसे आपकी क्वांटिटी बताता है, तो इस तरह से वो भी एडजेक्टिव के उसमें आ जाता है। लिटिल लेस लीस्ट आपने पढ़ा होगा, फ्यू फीवर फीवेस्ट करके आ जाता है, मैनी मोर मोस्ट करके आ जाता है। एनफ आपका एडवर्ब भी होता है और एनफ आपका एडजेक्टिव भी होता है। जैसे हम कहते हैं आई हैव नॉट एनफ मनी,
अगर हमने इस तरह यूज किया तो ये आपका एडजेक्टिव की तरफ से बन जाएगा, क्योंकि ये इस मनी यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जैसे हम कहते हैं यू आर इंटेलिजेंट एनफ, ऐसे अगर हम प्रयोग करेंगे तो फिर ये आपको इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कराने वाला ये आपका हो गया एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है। शब्द वही है, प्लेसमेंट अलग अलग है। जब ये एडजेक्टिव को जो है इस तरह से मॉडिफाई कराता है, एडवर्ब होता है, तो ये जिसको मॉडिफाई करता है उसके बाद में यूज किया जाता है। और जब ये एडजेक्टिव, तब ये एडवर्ब होता है। और जब ये इस तरह से आता है तब ये एडजेक्टिव होता है, तब ये नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि इसका प्रयोग हम किस तरह से करें, इसका प्रयोग हम किस तरह से करें। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको और आगे चल करके आपको इसका डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत ही देखिए, ये है ग्रामर। इसमें यही नहीं है कि मैं सारी चीज़ें ही बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं, क्योंकि इतना हो जाता है कि प्रयास ये होता है कि सारी चीज़ एक साथ ही सब कुछ आए। लेकिन कुछ चीज़ें तो स्वाभाविक है कि उस समय माइंड पे क्लिक नहीं करती तो रह भी सकती हैं, लेकिन ये है कि जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब। टॉपिक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ये रहा कि मैंने इनको ये भी बताया कि देखिए इनमें एडजेक्टिव्स भी हैं और एडवर्ब्स भी हैं, और उसके मैंने कई एग्जांपल्स भी दिए। तो इसके बाद ये भी आपको समझना है, जो कि आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर नॉलेज मिला। और तमाम बच्चे इनको जानते भी हैं, पढ़े भी हैं कि नहीं हाँ ये एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स ही होते हैं। लेकिन अब एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने पढ़ा, देखा, तो उनको और अच्छे तरह से कंफर्म हो गया। जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी में हो गया। तो इस तरह से अब इनका यूज जिस समय आप देखोगे कि सेंटेंस में किस, सेंटेंस तो लिखे हैं यहाँ पे, पहले से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आगे चल करके जब इनके यूजेस आएंगे तब ये चीज़ समझ में आती है। जब हम सेंटेंस में उनको सॉल्व करते हैं, एरर्स ढूंढते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि उनकी यूटिलिटी क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर आज ये बात बताई गई है। और अब अगली कक्षा के लिए आप वेट करिए, क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक बढ़िया रहता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, साथ में मैंने रेसिप्रोकल भी लिया था। तो इस तरह से लगभग यह मानकर चलिए कि 2 टॉपिक हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक मिलेगा। तब तक आप इनको देखिए, समझिए और लाइक और शेयर भी किया करिए। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई क्लास अपलोड हो तो उसको तुरंत वो अवेलेबल हो जाए, मिल जाए और टाइमली वो उसको देख पाए, ताकि कोई भी क्लास उसकी स्किप ना हो। तो ये उसका एक बेहतर शेड्यूल रहता है, एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बना रहता है कि बराबर उसकी क्लास उसको मिलती रहती है और हर एक चीज़ वो 1 बाय 1 स्टडी करता रहता है, तो कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, शेयर भी करें, ताकि और अन्य बच्चे जो और भी उनके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक भी इस तरह की चीज़ें पहुँचे। ताकि हो जाता है कि ये किताबों में तो सब कुछ मिलता है, बट एक साथ नहीं वो सारी चीज़ें होती। कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि सारी चीज़ों को एक्सप्लेन वहाँ पर किया भी गया हो, और किया भी गया है तो इसको भी देखेंगे तो वो चीज़ और उनकी स्ट्रांग होगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।